हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करी जाए तो ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी में ये देखने को मिलता है। चाहे आप एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ले लो, चाहे आप एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ले लो, सभी में ये ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो लार्जली एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्लाइकोलिसिस पर ही डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन करने के लिए। ग्लूकोज यहाँ पर क्या होता है बेटा, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शली तोड़ा जाता है, पार्शली ऑक्सीडाइज करा जाता है और क्या बनाया जाता है, पायरुवेट बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात कर लें प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो बेटा प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन जब भी ग्लूकोज तो किसी एक जगह पर बन रहा है ना, अगर दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट को ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, शुगर्स चाहिए, तो बेटा वहाँ ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं पहुँचेगा। ट्रांसपोर्टेशन हमेशा सुक्रोज की फॉर्म में होता है और स्टोरेज हमेशा स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो किसी दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट को अगर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो सुक्रोज की फॉर्म में मिलेगा। तो प्लांट में जो सबस्ट्रेट है या जो ग्लूकोज है उसका सोर्स क्या है बेटा, सुक्रोज। ठीक है, अब इस सुक्रोज को पहले तोड़ा जाता है, किस में तोड़ा जाता है, इनवर्टेज नाम के एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ा जाता है। तो आपको पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल जाएगा, एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज मिल जाएगा आफ्टर इन्वर्टेज की एक्शन के बाद। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा कि ग्लूकोज तो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट होता है, तो ये फ्रक्टोज जो होता है, आपको पता है फ्रक्टोज ग्लूकोज आइसोमर्स होते हैं, तो फ्रक्टोज बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ग्लूकोज में। तो आपको इन शॉर्ट आप इनडायरेक्ट बोल सकते हो कि एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल से आपके पास दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल डायरेक्ट मिलता है और एक मॉलिक्यूल आफ्टर फ्रक्टोज जब कन्वर्ट होता है तब मिल जाता है। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े तो बेटा कौन कौन से स्टेप्स आपको देखने को मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस के टाइम पर। ग्लाइकोलिसिस में एक चीज़ और याद रखनी है बेटा, इसको EMP पाथवे बोला जाता है, बिकॉज इसको तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, E फॉर एमडन, M फॉर मेयरहोफ एंड P फॉर पार्नास। ठीक है, दैट्स वाई EMP पाथवे बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसके स्टेप्स देख लें तो बेटा सबसे पहले क्या होगा कि ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन जब भी होगा बेटा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का एडिशन, तो अब देखो एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम होगा काइनेस। ठीक है, और उसके आगे कुछ लग सकता है, जैसे यहाँ पर लगा रहा हूँ बेटा हेक्सोकाइनेस। एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पर, हेक्सोकाइनेस। यहाँ पर एंजाइम लग रहा है हेक्सोकाइनेस लगेगा। ठीक है, और हेक्सोकाइनेस क्या करेगा, ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट बिठाने का काम करेगा। अभी ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट बिठाना है तो फॉस्फेट आएगा कहाँ से, तो बेटा फॉस्फेट आता है आपके पास कहाँ से, ATP से। तो ये जो ATP है ये अपना एक फॉस्फेट दे देगा, खुद ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना एक फॉस्फेट किसको दे देगा, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज अपना वो फॉस्फेट उठाकर 6th पोजीशन पे लगा लेगा। तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बना बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिल गया। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको आइसोमराइज किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम का नाम याद नहीं रखना। फिर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है उसको आगे कन्वर्ट किया जाता है इंटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब यहाँ पर इसका दोबारा से फॉस्फोराइलेशन होना है, तो यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको आप बोलते हो बेटा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। एंजाइम का नाम है इस बार फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इस बार नाम अलग है, याद रखना है काइनेज एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, फॉस्फोराइलेशन होना है तो ATP आएगा और ATP अपना एक फॉस्फेट देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एक फॉस्फेट दिया है वो फॉस्फेट 6 फॉस्फेट अपनी फर्स्ट पोजीशन पे लगा लेगा और क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, तो एक ATP और यहाँ पर यूटिलाइज हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो फ्रक्टोज है उसको तोड़ा जाएगा, ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, उसको तोड़कर 2-3 कार्बन कंपाउंड बनाए जाएंगे। एक का नाम है बेटा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जिसको शॉर्ट में PgAl भी बोल देते हो। दूसरे का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में DHAP बोल देते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है दिस इज़ एल्डिहाइड, लेकिन जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है दिस इज़ अ कीटोन। ये क्या है बेटा, कीटोन है। ठीक है, अब एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं, तो ये दो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो अभी आपको स्टार्टिंग में क्या मिला था,
स्टार्टिंग में आपको एक मॉलिक्यूल PGL मिला था, एक मॉलिक्यूल DHAP मिला था, लेकिन बाद में क्या होता है कि DHAP भी, ये जो DHAP बना है, ये DHAP भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, PGL में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास एट द एंड कितने PGL बचे मिलेंगे, 2 PGL मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स PGL के लिखे हैं। ठीक है, अब इससे आगे की रिएक्शन एक के लिए दिखाते हैं, 2 कराने के लिए आगे की रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके पास यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ही था PGL का। अब इसका क्या होगा बेटा, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है यहाँ पर। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। इसमें होगा क्या कि यहाँ पर बेटा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स निकलेंगे। एक मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन निकल जाएंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को आप रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बोलोगे। ठीक है, यहाँ से इसमें से क्या निकला बेटा, इसमें से निकले 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, ये निकल गए। दूसरे कलर ले लेते हैं, क्या निकला, इसमें से निकले 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स, ये निकल गए। अभी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं किसको दिए जाते हैं बेटा, दे आर गिवन टू NAD+ को दिए जाते हैं। और NAD+ इस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स को लेकर खुद को कन्वर्ट कर लेता है, खुद को रिड्यूस कर लेता है किसमें, NADH+ H पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ होगा ये, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा कि यहाँ पर PGL ने 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स निकाले, जिसकी वजह से NAD पॉजिटिव जो है वो NADH+ H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, NAD पॉजिटिव इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH+ H पॉजिटिव, दिस इज NAD+ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NADH+ H पॉजिटिव, यही बना है ना। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन आपको पता है कि DHAP से भी तो एक PGL बनेगा और वो PGL भी आगे जाकर रिड्यूस होगा, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स देगा, वो एक और NADH एक्सेप्ट करेगा। तो कितने NAD मॉलिक्यूल्स लगे, 2, और बनने कितने बेटा, 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे NADH+ H पॉजिटिव के बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पर बाहर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लाया जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर से एंटर कराया जाता है, H3PO4 से आते हैं, फॉस्फोरिक एसिड से लाते हैं, और उसको ऐड करा दिया जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, जिसकी वजह से क्या बनता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा, 2 ही मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अभी जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, इसको फर्दर जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से अगेन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है, लेकिन फॉस्फोराइलेशन जो होगी वो इस बार सबस्ट्रेट की नहीं होगी, वो होगी बेटा ADP की। देखो यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसको कन्वर्ट करना है आपको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अब एक मॉलिक्यूल ले लो अभी के लिए। अब अगर आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाना है, तो एक फॉस्फेट आपको निकालना है। अब वो जो फॉस्फेट निकलेगा वो आप दोगे किसको, तो वो दोगे बेटा आप ADP को। ADP को यहाँ से निकला हुआ फॉस्फेट दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ATP में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो जाता है। अब ये तो बात थी एक मॉलिक्यूल की, लेकिन आप ले कितने मॉलिक्यूल ले रहे हो बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो। अब 2 मॉलिक्यूल्स के लिए 2 ADP लगेंगे और दो ही क्या बनेंगे बेटा, ATP बनेंगे। तो 2 ADP 2 ATP। ठीक है, अब आगे क्या होगा बेटा, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है उसको फर्दर कन्वर्ट किया जाएगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे ना ही कुछ बनना है ना ही कुछ टूटना है। ठीक है, मतलब कुछ बनेगा नहीं, ना ही कुछ कंज्यूम हो रहा है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मिल रहे हैं मेरे को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अगली रिएक्शन में क्या होता है बेटा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के मिलेंगे। और इस रिएक्शन के टाइम पर वाटर निकल जाता है, इस रिएक्शन में से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब एक मॉलिक्यूल होता तो एक वाटर निकलता, लेकिन 2 मॉलिक्यूल थे इसलिए कितने वाटर निकल जाएंगे मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। ठीक है, ये वाली नहीं, नीचे वाली रिएक्शन थी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिट करेंगे। ठीक है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाएगा। अब आगे क्या होगा बेटा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को आगे फर्दर कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है जिसको आप नाम देते हो बेटा पायरुवेट काइनेज। क्या नाम है, पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम। ठीक है, पायरुवेट काइनेज नाम का एंजाइम लगेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में से पायरुवेट निकालेगा, किसको दे देगा, ADP को दे देगा। और ADP जब को दे दिया जाएगा तो वो ADP किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ADP लगेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ATP बन जाएंगे उससे, है ना, यही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ज़रा देखने वाली चीज़ क्या क्या है, यहाँ पर समझना ज़रा बेटा ध्यान से, कि सबसे पहली चीज़ तो ये
सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो ये स्टेप्स देख लो कौन कौन से, कितने स्टेप्स लग रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो बेटा ये वाला जो स्टेप है, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7, 8, 9 एंड 10। टोटल कितने स्टेप हैं बेटा? टोटल यहाँ पर 10 होते हैं, इसलिए इट इज़ अ 10 स्टेप रिएक्शन। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ अ 10 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप इरिवर्सिबल हैं? इरिवर्सिबल स्टेप्स जो जहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं बना हुआ, तो बेटा एक तो फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल है, थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल है एंड 10th स्टेप भी इरिवर्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर और क्या चीज़ पूछी जाती है कि यहाँ पे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है? तो बेटा ये जो स्टेप है यहाँ पर थर्ड स्टेप, इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप। रेट लिमिटिंग स्टेप थर्ड स्टेप होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। और ये जो एंजाइम आपने लिखा है बेटा, कौन सा एंजाइम? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये जो एंजाइम है इसको आप बोलते हो इट इज़ दी पेस मेकर एंजाइम। दिस इज़ दी पेस मेकर एंजाइम होता है, ठीक है, पेस मेकर एंजाइम है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर दो जगह ऐसी हैं जहाँ एटीपी बन रहा है ना, दो जगह ऐसी है जहाँ एटीपी बन रहा है, जैसे कि स्टेप नंबर 7 में एटीपी बन रहा है और स्टेप नंबर 10 में एटीपी बन रहा है, ठीक है। 1 और 3 में कंज्यूम हो रहा है, 7 एंड 10 में बन रहा है। जो यहाँ पर एटीपी बन रहा है बेटा स्टेप नंबर 7 में, वहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एटीपी है उसको बनाने के लिए फॉस्फेट दिया गया, और फॉस्फेट किसने दिया है? सबस्ट्रेट ने दिया। ये सबस्ट्रेट था, ये प्रोडक्ट था, है ना, सबस्ट्रेट ये प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट निकाल कर एडीपी को दे देता है और जिसकी वजह से एटीपी बन जाता है। इसलिए यहाँ पे जो एटीपी बना है उसको आप बोलते हो ये बना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हो रही है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। उसी तरीके से जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर भी तो सेम ही चीज़ हो रही है कि सबस्ट्रेट अपना फॉस्फेट निकाल कर एडीपी को देता है जिसकी वजह से एटीपी बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर भी हो रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ हो रही है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो दो जगह ऐसी जहाँ एटीपी बन रहा है और दोनों जगह पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, कितने एटीपी लग रहे हैं बेटा? अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट स्टेप में 1 एटीपी लग गया, थर्ड स्टेप में 1 एटीपी लग गया। तो अभी तक कितने एटीपी लग गए आपके? 2, है ना। लेकिन 7th स्टेप में 2 एटीपी बने हैं और 10th स्टेप में भी 2 एटीपी बने हैं। तो टोटल एटीपी कितने बन गए? 4, ठीक है। तो आप बोल सकते हो 2 एटीपी जो हुए हैं वो कंज्यूम हुए हैं। 2 एटीपी क्या हुए हैं बेटा? कंज्यूम हुए हैं। लेकिन 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं। बने कितने हैं? 4 एटीपी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे। इसके अलावा और क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर आप यहाँ पे और देखो बेटा कि जो 6th स्टेप है वहाँ पर PgAl से 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स निकलते हैं, उसको NAD एक्सेप्ट करता है और NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अलावा हमें और क्या मिल रहा है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव। और क्या मिलता है बेटा? NADH प्लस H पॉजिटिव मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब ज़रा अगर हम देखें एनर्जी बैलेंस शीट सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की, तो आपको दिखेगा यूटिलाइज कितना एटीपी हुआ है, हमने कैलकुलेट करा 2, बना कितना है? 4। नेट गेन कितना हुआ होगा? तो नेट गेन के लिए जितना बना है उसमें से जो यूटिलाइज हुआ उसको माइनस करो, तो जो बचेगा दैट वुड बी द नेट गेन। तो नेट गेन कितना हुआ बेटा? 2 एटीपी का नेट गेन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा 2 मॉलिक्यूल्स NADH प्लस H पॉजिटिव के भी बने हैं आपके पास, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपके पास बना क्या है? बेटा 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बने हैं। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट बने हैं। यहाँ पे हुआ क्या? अगर आप एक समराइज फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे कि ये जो ग्लूकोज है उसका 1 मॉलिक्यूल था और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपको कितने मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के मिले हैं? 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिले हैं बेटा? पायरुवेट के मिले हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन में आपने क्या किया है बेटा कि आपने 2 एटीपी यूटिलाइज कर लिए हैं और 4 एटीपी बनाए हैं और साथ के साथ आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव भी सिंथेसाइज करा है। ये चीज़ एक समरी है ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है। अभी जो पायरुवेट जो बना है उसका आगे जाके होना क्या है, दैट वो हम पढ़ते हैं बेटा फेट ऑफ पायरुवेट में, कि जो पायरुवेट बना है उसका आगे जाके करोगे क्या, व्हाट इज़ द फेट ऑफ दिस पायरुवेट। जो पायरुवेट बना है उसका आगे जाके होगा क्या,
ठीक है। तो ये जो पायरुवेट है वो आगे जाके उसका होगा कि वो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, तो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन ना होने की कौन सी कंडीशन है, कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन लैकिंग है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन ना होना, ऑक्सीजन की कमी होना दो डिफरेंट है। ऑक्सीजन ना होना मतलब है ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी होना मतलब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो वहाँ पर होता है बेटा इथेनॉल बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसको आप बोलते हो बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको क्या बोला जाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है लेकिन कम है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर बनता है क्या, इथेनॉल लैक्टिक एसिड नहीं, यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड। इथेनॉल CO2 नहीं, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और लैक्टिक एसिड बनेगा तो इस स्टेप को आप नाम दोगे, इस रिएक्शन को आप नाम दोगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। ये अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी या लैक करेगी, कमी होगी ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब नहीं होगी तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, और कमी होगी तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। आगे देखते हैं। आगे बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसमें ग्लूकोज को एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज कराया जाता है, लेकिन पार्शियली ऑक्सीडाइज कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक को आप बोलते हो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरे को आप क्या बोलते हो बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक है आपके पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें क्या होगा, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ना, जो यहाँ से यहाँ तक है, ग्लूकोज से PgAl बना, फिर BPGA बना, और फिर उसके बाद कहाँ तक, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। लास्ट में पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना। लेकिन आपको इतना पता है कि जब PgAl 1,3-BPGA जो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो उस टाइम पर आपको पता है बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD पॉजिटिव यूटिलाइज होते हैं। वो क्या बनाते हैं, तो बेटा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। ये चीज़ बनती है ना। तो यहाँ पे NAD रिड्यूस होता है, यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक, ये रिड्यूस हो रहा है। अब क्या होता है कि जो पायरुवेट बन गया है, इस पायरुवेट को जब आगे जाकर ऑक्सीजन की कमी मिलती है, मतलब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये पायरुवेट क्या होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको कन्वर्ट कराने के लिए एक एंजाइम लगता है जिसको आप बोलते हो बेटा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम लगेगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज लगेगा, ठीक है। अभी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, पायरुवेट को क्या कर देगा बेटा, पायरुवेट को कर देगा रिड्यूस, पायरुवेट को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करके क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। अब रिड्यूस ऐसे तो नहीं कर सकता, रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास क्या था बेटा, NADH। जो NADH बना है 2 मॉलिक्यूल्स, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है लेकिन दूसरे वाले को रिड्यूस करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो NADH क्या हो जाएगा बेटा, NADH हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडाइज, NADH क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन ये पायरुवेट को रिड्यूस करके क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। और इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा बेटा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा लैक्टिक एसिड। और ये कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये देखने को मिलेगा कहाँ पे, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, और मसल सेल्स में देखने को मिलता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, और इसी की वजह से आपको क्रैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो है, ये वाला जो पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखोगे बेटा इस केस के लिए, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए आप ये वाला पॉइंट याद रखोगे, आकर्षनिस्ट, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करी जा रही है, ठीक है, अल्कोहलिक की बात करी जा रही है, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हो तो बेटा यहाँ से ग्लूकोज से 2PgAl बनाना, फिर 1,3-BPGA बनाना, और लास्ट में पायरुवेट बना देना, ये तो पूरा का पूरा ग्लाइकोलिसिस है, ये ग्लाइकोलिसिस है। और सेम चीज़ होगी यहाँ पर भी, तो PgAl 1,3-BPGA में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
NAD पॉजिटिव यूटिलाइज होंगे, कन्वर्ट किया जाएगा किस में, इसको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव जो है वो क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होकर क्या बना रहा है, NADH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। अब लेकिन आगे क्या होता है, आगे बेटा यहाँ पे एक चीज़ होगी कि जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं उसको सबसे पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है बेटा, याद रखना है, एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब एसिटल्डिहाइड में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। एक मॉलिक्यूल पायरुवेट में से एक CO2 निकल जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट में से 2 CO2 निकल जाएंगे, और यहाँ पे एक एंजाइम लगेगा जिसको आप बोलते हो बेटा पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्या बोलोगे, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्या बोलोगे, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम लगेगा का पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और इसकी वजह से क्या बनेगा एट द एंड, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। अभी जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसको फर्दर रिड्यूस कराना पड़ता है। उसको रिड्यूस कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए और रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। एंजाइम कौन है यहाँ पर बेटा, एंजाइम आपके पास काम करता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल हाइड्रोजिनेस, ठीक है। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस काम करता है। अभी अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल में, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट से, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा बेटा, ये जो NADH और H पॉजिटिव आपने बना के रखा था ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो इस टाइम पे ये वापस क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, पायरुवेट बनने के बाद जो भी प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसमें NADH प्लस H पॉजिटिव जो ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे बना होता है वो वापस से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता हुआ सबस्ट्रेट को रिड्यूस करके फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है उसमें आपको एंड प्रोडक्ट इथेनॉल मिलता है, और एक बाय प्रोडक्ट की तरह क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा ईस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेट गेन कितना है बेटा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ग्लाइकोलिसिस हो रही है, उसके बाद जो भी फेट ऑफ पायरुवेट है वो हो रहा है एनारोबिक वाला फेट, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, इथेनॉल बनेगा। अभी तक ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा था, जब आप सिर्फ ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप क्या बात कर रहे हो, नेट ATP गेन कितना है, नेट ATP गेन कितना है बेटा, 2 है ना। NADH प्लस H पॉजिटिव कितना था, NADH प्लस H पॉजिटिव कितना था, वहाँ पर 2 था। लेकिन जब आगे का प्रोसेस हुआ तो ये जो NADH प्लस H पॉजिटिव बना था ये क्या हो गया बेटा, यूटिलाइज, ठीक है। यूटिलाइज हो गया तो इसको हटा दो, यहाँ पर जो बना था वही यूटिलाइज हो गया। तो जो फाइनल जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो एंड रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें नेट जो चीज़ देखने को मिलेगी दैट वुड बी ओनली जस्ट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है। तो नेट गेन ATP का कितना है, 2, लेकिन नेट NADH प्लस H पॉजिटिव गेन कितना है, 0, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक सिर्फ ग्लाइकोलिसिस था तब नेट गेन 2 NADH का था, लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, आगे का रिएक्शन हुआ, तो उस टाइम पे वो जो 2 NADH बना था वो वापस यूटिलाइज हो गया, तो NADH हमारे पास नेट कितना बचा, 0। तो एट द एंड हमारे पास क्या चीज़ बन के आ रही है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ATP, उसके अलावा कोई एनर्जी नहीं मिलती है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स ATP बहुत कम होता है, तभी आप बोलते हो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर बहुत कम एनर्जी रिलीज हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेटा अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।